गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा चैप्टर है वो 10th क्लास का सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग। पावर ऑफ शेयरिंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। और इस कंसेप्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो भारत से मिलती जुलती भी स्थिति है। विश्व के अधिकतर देश में कुछ ना कुछ समस्या हमेशा रहती है और जैसे जैसे आधुनिक समय में लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हुआ है तो उसमें अधिकतर लोगों को सत्ता में साझेदारी की गई है, चाहे वो आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के लेवल पर हो, चाहे वो धर्म के लेवल पर हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप के लेवल पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लेवल तरीके से हो। तो जिन जिन देशों में इस तरीके की चीजें हुई हैं वहां लोकतंत्र सफल हुआ है, डेमोक्रेसी सफल हुई है। तो जो आज का हमारा विषय है वो इसी से संबंधित है और चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ शेयरिंग। पावर ऑफ शेयरिंग जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, इसका मतलब है अधिक से अधिक लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, सभी को अपने में जोड़ना है। और इस चैप्टर में आपके दो एग्जाम्पल लिए गए हैं। एक जो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम बेल्जियम है और एक एशिया का दूसरा देश है श्रीलंका। इन दोनों देशों के एग्जाम्पल आपके चैप्टर में दिखाए गए हैं और इन्हीं से 5 से क्वेश्चन तो आपके उससे लगेंगे एक तरीके से जो एमसीक्यू हैं, और जिसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और मैप की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें पहले श्रीलंका और बेल्जियम की जो मैप स्टडी है वो करनी होगी। इसमें सबसे पहले हम श्रीलंका लेते हैं। 1948 में औपनिवेशिक काल से या कॉलोनिज्म से श्रीलंका आजाद हुआ और जो श्रीलंका आजाद हुआ है लगभग भारत के आसपास ही आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ है और 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ है। तो श्रीलंका में अगर हम आजादी की बात करें तो 1948। अब यहाँ का जो जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, वो कुछ इस तरीके से है। जहां पर मैंने ये ब्लैक मार्कर से बनाया है, ये वो लोग हैं जो भारतीय तमिल हैं। अब भारतीय तमिल का मतलब क्या है? यहां से जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो चाय के बागान हैं उनमें काम करने के लिए अंग्रेजों को जिन मजदूरों की आवश्यकता थी, तो जो श्रीलंका के पास हमारे देश का जो बड़ा हिस्सा है ऊपर वाला, यानी कि तमिलनाडु से कुछ तमिल लोग ले जाए गए और वो धीरे धीरे ले जाने के बाद वो लोग वहीं बस गए, जिनकी संख्या काफी ठीक स्तर पर हो गई। दूसरे लोग हैं वहां श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल वो हैं जो भारत से ही गए हुए हैं लेकिन बहुत पहले, अंग्रेजों से पहले बसे हुए हैं। तो लगभग इनकी संख्या जो श्रीलंकाई तमिल हैं, श्रीलंकाई तमिल ये हैं जो मैंने ये साइड से ये बनाया, इस पोर्शन में श्रीलंकाई तमिल है और ब्लैक से जो बनाया इसमें ये भारतीय तमिल है। और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें सारे में ये सिंगली लोग हैं जो श्रीलंका के अपने आप को मूल निवासी मानते हैं। और जो यहाँ पर मैंने ये जो डॉट डॉट ये ब्लू पेन से बना रखे हैं ये भारतीय तमिल हैं, लेकिन ये भारतीय मुसलमान हैं। यानी कि भारतीय तमिल दो तरह के हैं, एक तो इंडिया मतलब एक हिंदू और एक मुसलमान। और जो श्रीलंकाई तमिल है वो पहले हैं। जो बहुसंख्यक समुदाय है वो है यहाँ पर सिंगली लोगों का। तो 1948 में जैसे देश आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, तो वहां का जो बहुसंख्यक संप्रदाय है या समुदाय है उसने क्या काम किया, वहां पर तरह तरह की क्रांति आने लगी और बहुसंख्यक समुदाय को अधिकार ज्यादा देने की बात की गई और उनकी भाषा, जो सिंगली लोग थे, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। सरकारी नौकरियों में और बहुत सारी जगह उन सबको प्राथमिकता दे दी गई। जब सिंगली या बहुसंख्यक लोगों को, जो वहां का लगभग 74% है, उसको प्राथमिकता दी गई, तो ये जो भारतीय तमिल हैं जो 18% बैठते हैं, इन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ संख्या में ईसाई भी हैं। और ये 19 ऐसा जो किया गया 1956 में किया गया और 1956 से जब तमिलों में आक्रोश हुआ तो यहां पर एक आंदोलन शुरू हो गया। और जो आंदोलन था
ये भारतीय तमिल और ये सिंगली, इन लोगों में संघर्ष हुआ, गृह युद्ध की स्थिति हो गई और यह गृह युद्ध 2009 तक चला। यानी कि आप लगाएं कि श्रीलंका बहुत पीछे चला गया इस स्थिति में। और इसमें एक बात और आती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो भी इसी बात का परिणाम था। वो ऐसा इसलिए हुआ था कि जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो श्रीलंका की सरकार ने गृह युद्ध को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भारत से सहायता मांगी और भारत से सेना गई और सेना राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में गई। तो इस बात से, ये बात जो हमारे भारतीय तमिल थे इनको ये बात बहुत बुरी लगी। तो 1991 में जब राजीव गांधी तमिलनाडु गए एक चुनावी कैंपेन में, तो वहां पर उनको एक बम के द्वारा खुद बांधकर किसी ने उड़ा दिया गया। ऐसी स्थिति में पूरा श्रीलंका एक तरीके से तबाही की दृष्टि में चला गया। 2009 में जाके ये गृह युद्ध शांत हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रीलंका एक पावर शेयरिंग का जो सिस्टम था, जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो धार्मिक दृष्टि से अलग थे, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो भारतीय मुसलमान या भारतीय हिंदू थे और जो सिंगली लोग हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, इससे भी समस्या आई। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं इस दृष्टि से बहुत पिछड़ गया। तो यहां पर इस चैप्टर को समझाने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब ये है कि एक नेगेटिव एग्जाम्पल जाता है जिसमें आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। श्रीलंका आजाद कब हुआ, श्रीलंका में सिंगली भाषा को और ये प्राथमिकता जो बौद्ध धर्म के लोगों को दी गई कब दी गई, और ये कितने सिंगली परसेंटेज में है और कितने भारतीय तमिल परसेंटेज में, और गृह युद्ध कब से कब तक चला, और भारत का, श्रीलंका का जो बहुसंख्यक धर्म है वो कौन सा है, यानी कि वो बौद्ध धर्म है। ये एक तरीके से पावर शेयरिंग का एक नेगेटिव एग्जाम्पल हुआ जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेल्जियम का। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए माना जाता है कि पूरे विश्व में बेल्जियम ने एक ऐसी व्यवस्था की जो पूरे विश्व के लिए एक नजीर बना, एक उदाहरण बना। अब इसको देखिए कैसे लेते हैं। यहां पर कौन सी पावर शेयरिंग किस प्रकार की होनी थी। ये जो ब्लैक लाइन है, इस लाइन से जो ऊपर का जो क्षेत्र है ये फ्लेमिश क्षेत्र, ब्रुसेल्स, इसका क्षेत्र है। तो इस एरिया में जो 59% लोग रहते हैं टोटल जनसंख्या का, और इस एरिया में 60% मतलब 40% रहते हैं। हालांकि ये मैं आपको एग्जाम्पल जो बता रहा हूं लैंग्वेज की दृष्टि से बता रहा हूं। जो यहां के लोग हैं, ऊपर वाले लोग, ये तो भाषा है इनकी डच, और जो ये भाषा है इनकी फ्रेंच। अच्छा देखिए, जो हम इसकी थोड़ी सी एक पूरी भौगोलिक स्थिति समझ लेते हैं। ये बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब दो भागों में हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें 59% लोग रहते हैं, तो जो 59% लोग रहते हैं इनकी जो भाषा है वो डच है। इसका मतलब सीधा सीधा ही समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेल्जियम में ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो आंसर आया डच 59%। और दूसरा सवाल आया 40% जनसंख्या निवास इस पोर्शन में करती है, ये जो पोर्शन है आपका पूरा वाला, तो ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये बोलते हैं फ्रेंच। अब यहां पर इन दोनों में बहुत बड़ा विवाद था कि भाई अधिकार किसको ज्यादा दिए जाएं, डच वालों को या फ्रेंच वालों को। और 1% लोग जो बोलते हैं यहां पर, ये वाले जो हैं ये जर्मन भाषी हैं, इनकी भाषा जो इनकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन है। अब थोड़ा सा समझिए, जब यहां पर विवाद होना शुरू हुआ तो बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। तो पहला संशोधन क्या था, उन्होंने किया कि देश में कोई भी सरकार बनेगी तो उसके आधे मंत्री तो डच लैंग्वेज बोलने वाले होंगे और आधे फ्रेंच बोलने वाले होंगे। तो ये विवाद ही समाप्त हो गया। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग ले लिया। अब केंद्र सरकार तो अलग और राज्य सरकार अलग, और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक काम और किया, एक नई सरकार और बनाई
जो समुदाय की सरकार थी, जो सामुदायिक सरकार थी, और जो इस सरकार का कार्य था वो भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज पर ध्यान देना था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पहला संशोधन क्या किया? जो पहला वाला संशोधन था वो तो लैंग्वेज की दृष्टि से था, मंत्री आधे डच के होंगे और आधे फ्रेंच के होंगे। दूसरा संशोधन क्या हुआ? केंद्र सरकार अलग कार्य करेगी, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के भी अधिकार बांट दिए। तो उससे क्या होगा? उससे कोई भी तानाशाही ना केंद्र सरकार की रहेगी ना राज्य सरकार रहेगी। और तीसरी एक सरकार और बना दी जो दो प्रांतों से संबंधित थी, जिसमें समुदाय की सरकार थी ये, और इसका काम केवल संस्कृति, भाषा से संबंधित जो प्रॉब्लम या समस्याएं आ रही थी उनको दूर करना था। तो ऐसी स्थिति में भाषा भी बढ़ गई, केंद्र सरकार राज्य सरकार भी बढ़ गई और समुदाय भी बन गया। तो यहां पर कोई समस्या नहीं आई। अब जब समस्या नहीं आई तो यहां पर एक छोटी सी कहानी है विक्रम और वेताल की, जब बच्चों को समझाने के लिए बताई जाती है कि यहां पर एक लेबनान का उदाहरण आया। एक खलील है जो एक युवा है, जो एक राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी है, वो लेबनान की बात करता है। तो लेबनान के ऊपर एक कहानी सुनाई जाती है कि लेबनान में जब गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे, वहां पर कैथोलिक भी थे, वहां पर सुन्नी मुसलमान भी थे, वहां पर सिया मुसलमान भी थे। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक व्यवस्था की, और ये व्यवस्था कब की? जहां पर ईसाई और क्रिश्चियन और मुसलमान बराबर स्थिति में थे। तो जिससे युद्ध ना हो, उन्होंने कहा राष्ट्रपति का पद कैथोलिक को दे दो, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को दे दो, और जो हमारी जो जैसे लोकसभा है वहां की जो वो थी विधानसभा एक तरीके से, उसके विधानसभा के अध्यक्ष का पद उन्होंने सिया को दे दिया। अब जो खलील है वो क्या सोचता है? वो एक बहुत साल बाद पैदा हुआ है उस समय के, वो कहता है भाई खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, जो भी चुनाव लड़े वो जीतना चाहिए। ये खलील के दिमाग की उलझन है। अब खलील को समझाने की बात आ रही है, जब खलील कहता है ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन अब हालात चेंज हो चुके थे। अब ईसाइयों की संख्या वहां कम हो गई और मुसलमानों की संख्या वहां ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जिन लोगों ने गृह युद्ध देखा था वो समझाते हैं कि शांति के लिए सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो यही है। अब बच्चों आपके लिए सवाल बनता है, अगर खलील की जगह आप होते तो आप क्या सोचते? आप कहते भी इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो इसका आंसर हाँ में आएगा। अब विक्रम वेताल की कहानी है, तो विक्रम उससे पूछता कि क्या देगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसमें यह बात भी आती है कि अगर विक्रम के मन में विचार आ रहा है स्पष्ट तो उसे बताना होगा, और नहीं तो उसकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी जिस पर वो चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एज ए स्टूडेंट आप कहेंगे हाँ, इसका स्पष्ट आंसर ये हो सकता है, वर्तमान व्यवस्था पर दोबारा सोच विचार किया जा सकता है और आपसी सहमति से कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो ब्रुसेल्स है और जो श्रीलंका के जो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और आप इसको 2-3 बार बहुत अच्छी तरह पढ़िए तो ये डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बस एक बात ध्यान करने की है कि ये एक सफल एक तरीके से पावर ऑफ शेयरिंग थी और यहां पर नहीं हुआ था, तो इसके परिणाम श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका की सरकार को भुगतने पड़े। अब सवाल आता है कि भाई क्या भारत में भी पावर ऑफ शेयरिंग है? जी हाँ, बिल्कुल शेयरिंग है। कैसे शेयरिंग है? कि यहां पर देश स्तर पर यहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों की पावरें बटी हुई हैं, तीनों एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और अपना काम भी करते हैं। यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आधार पर भी पावर बटी हुई है, अपना अपना काम करते हैं। और जब नीचे जाते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण जो है पावर का, वो गांव स्तर तक भी जा रहा है, पंचायत स्तर पर भी। और यहां पर प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष का बनाना, तो इसे भी हम पावर शेयरिंग कहेंगे। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि पावर ऑफ शेयरिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है अपने आप में, और लॉन्ग रूप से इस लोकतांत्रिक सिस्टम को चलाने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों का डेवलपमेंट सही हो जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल और सुनिए। अब एज ए टीचर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। अब अगर मैं बेल्जियम में पढ़ा रहा हूं और मैं डच में पढ़ा रहा हूं और मेरी क्लास में एक बच्चा फ्रेंच का बैठा है, तो मैं अब डच में पढ़ा रहा हूं तो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो फ्रेंच में पढ़ना चाहता है। तो जो बेल्जियम की व्यवस्था है वहां उसमें सुधार हो जाएगा और वहां दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन जो श्रीलंका की व्यवस्था है इसमें सुधार होना मुश्किल है और यहां एक वर्ग को कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा, जो आने वाले समय के लिए खतरनाक होगा। तो आप इसको कई बार पढ़ेंगे, आपको पावर ऑफ शेयरिंग क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।